रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अचानक स्वर्गीय अटल जी और इंदिरा गांधी जी को याद किया जा रहा है। अब इन्हें याद क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का कारण जानने के लिए हमको थोड़ा सा और पीछे चलना पड़ेगा। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। तारीख थी 18 मई, साल था 1974। राजस्थान के जैसलमेर से करीब 140 किलोमीटर दूर लोहार की गांव के पास मलका गांव में एक सूखे कुएं में जबरदस्त विस्फोट हुआ था। यहां से पाकिस्तान वैसे तो करीब 150 किलोमीटर दूर था, लेकिन इस धमाके की गूंज ने मानो समूचे विश्व को हिला डाला था। विस्फोट हो चुका था। उस दिन भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हर रोज की तरह अपने लॉन में लोगों से मिल रही थी। अचानक इंदिरा गांधी जी ने अपने प्रधान सचिव प्रोफेसर पृथ्वीनाथ धर को अपनी ओर आते हुए देखा तो वो लोगों से बात करना बंद करके उनकी तरफ दौड़ी। उखड़ी हुई सांसों के बीच उन्होंने पृथ्वीनाथ धर से पूछा, क्या हो गया धर? धर का जवाब था, सब ठीक है मैडम, भगवान श्री कृष्ण जी ने फिर से पहाड़ उंगली पर उठा लिया। ये सुनते इंदिरा गांधी जी की बाँछें खिल गई। इंदिरा के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान छा गई। बताया जाता है इसके कुछ देर बाद सुबह आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर गाना बज रहा था, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। बॉबी फिल्म के इस मशहूर गाने के बीच अचानक एक उद्घोषणा हुई, कृपया एक महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा करें। इसके कुछ सेकंड बाद रेडियो पर उद्घोषक की आवाज गूंजी, आज सुबह 8:05 पर भारत ने पश्चिमी भारत के एक अज्ञात स्थान पर शांतिपूर्ण कार्यों के लिए एक भूमिगत परमाणु परीक्षण किया है। ये सुनते ही समस्त भारतीयों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। दरअसल ये था ऑपरेशन बुद्धा स्माइल, यानी भगवान बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध क्यों मुस्कुराए, आगे बताते हैं। दरअसल अटल जी और इंदिरा जी को याद करने का कारण भी यही है कि अगर आज यूक्रेन के पास परमाणु बम होता तो शायद ये युद्ध इस कदर यूक्रेन के बीच शहरों में हिंसक ना होता, क्योंकि कोई भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र तब हमला बहुत सोच समझ कर करता है जब सामने वाला राष्ट्र भी परमाणु शक्ति संपन्न होता है। जाहिर सी बात है, आज रूस और यूक्रेन का वर्तमान है, कल ये अतीत होगा, लेकिन दशकों तक इस हार जीत का विश्लेषण होता रहेगा। और उसमें एक चीज सबसे ऊपर रहेगी कि यूक्रेन ने अगर 1994 के बुडापेस्ट समझौते के बाद अपने परमाणु हथियारों का भंडार छोड़ ना दिया होता तो क्या जेलेंस्की के यूक्रेन को रूस के पुतिन इतनी आसानी से दबा पाते? दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, और इसे नकारा भी नहीं जा सकता, कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमजोर देश के साथ समझौते और संधि एक समय के बाद कोई मायने नहीं रखते। उदाहरण के लिए अब यूक्रेन को ही देख लीजिए। 1994 के बुडापेस्ट समझौते के बाद यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार इस शर्त पर सौंपे थे कि अमेरिका, यूरोप और रूस उसकी सुरक्षा की गारंटी इन लोगों ने ली थी। अब वो गारंटी गई भाड़ में। इनमें से एक रूस ने तो उस पर हमला कर दिया, दूसरा बचा यूरोप, वो रूस के सस्ते ऑयल के लिए अपना मुंह छिपाने के लिए जगह ढूंढ रहा है, और तीसरा बचा अमेरिका, वो मासूम दिल खोलकर यूक्रेन के लिए सिर्फ प्यार जता रहा है। लेकिन अगर आज यूक्रेन के पास परमाणु हथियार होते तो क्या उसकी दुर्गति की जा सकती थी? यकीनन आज भारत ताकतवर है, और उसकी अन्य सभी ताकतों में एक ताकत है परमाणु शक्ति संपन्न होना, क्योंकि डॉक्टर भाभा के दौर के वैज्ञानिकों का मानना था कि भारत को चीन से भी पहले 1960 के दशक में ही परमाणु हथियार बना लेने चाहिए थे। पूर्व विदेश सचिव रहे महाराज कृष्ण रसगोत्रा तो कई बातचीत और सेमिनार में ये साफ भी कह चुके थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने भारत को एक परमाणु संयंत्र देने और अपना संयंत्र बनाने में मदद करने की पेशकश भी की थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इनकार कर दिया था। पर बाप की गलती बेटी ने ठीक की और 1974 में इसे आगे बढ़ाया। बाकी कमियों को अटल जी ने पूरा करके दुनिया को संदेश दे दिया कि भारत की तरफ तिरछी नजर से देखने वालों की अब खैर नहीं। अपनी करीब 3 साल की आजादी के बाद 1994 तक यूक्रेन भी ऐसा ही ताकतवर था, लेकिन आज उसकी राजधानी कीव के बाहर रूसी टैंक फन फैलाए बैठे हैं और यूक्रेन का राष्ट्रपति शांति की बीन बजा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि इस युद्ध के बाद यूक्रेन की दुर्गति देख रहे छोटे देश एक बार फिर परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल होंगे। उत्तर कोरिया, इजराइल, ईरान या कोई और देश अब वे यूक्रेन को याद करके इन्हें हासिल जरूर करेंगे। हालांकि अमेरिका के तलवे चाट चाट कर पाकिस्तान ने भी ये शक्ति हासिल की, और 1990-91 में जब भारत पाकिस्तान की सेना आमने सामने खड़ी हो गई थी तब पाकिस्तान ने भारत को परमाणु हथियारों के बूते ब्लैकमेल भी किया था। सिर्फ ब्लैकमेल ही नहीं, ये अनुमान भी हो गया था कि पाकिस्तान युद्ध के शुरू में ही
परमाणु हथियार का प्रयोग कर देगा। वीपी सिंह सरकार को हकीकत का एहसास हो गया था। भारत के पास जवाबी कार्रवाई के लिए तुरंत दागे जाने वाला परमाणु अस्त्र नहीं है। यानी भारत के पास परमाणु अस्त्र तो था, लेकिन विश्वसनीय वेपन और डिलीवरी सिस्टम मौजूद नहीं था। हालांकि इससे करीब 2 साल पहले राजीव गांधी सरकार में काम शुरू हो चुका था और इस टीम में शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक आर चिदम्बरम, पी के अयंगर, अनिल काकोदर समेत मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम और डीआरडीओ के तत्कालीन अध्यक्ष वीएस अरुणचलम शामिल थे। उन सबको योजना आयोग के तहत विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के लिए निर्धारित कोष से गुप्त पैसे दिए जाने की व्यवस्था भी की गई थी। उन्हें दूसरे नामों से पासपोर्ट पर विदेश यात्राएं भी करनी पड़ी थी। इसके बाद जो भी प्रधानमंत्री आए, चाहे दल कोई भी रहा हो, सरकार कांग्रेस की रही हो या बीजेपी के किसी गठबंधन की रही हो, कोई 2 महीने प्रधानमंत्री रहा, कोई 13 महीने प्रधानमंत्री रहा, कोई 5 साल प्रधानमंत्री रहा, यानी तमाम राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद हर किसी प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी बखूबी निभाई। नतीजा 1998 में अटल जी के समय पोखरण 2 परीक्षण हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी जवाब में चगाई में अपना परीक्षण किया। इसके 2 दशक बाद आज ये दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश कहां खड़े हैं? भारत को तो दुनिया ने लगभग एक वैध परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में कबूल कर लिया और वह अधिकतर बहुउद्देशीय व्यवस्थाओं में शामिल भी है, तमाम प्रतिबंधों से भी मुक्त है और अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी भी है। दूसरा, बार बार भारत को परमाणु हमले की धमकी देने वाला पाकिस्तान आज कहां खड़ा है? मसलन भारत को स्वीकार किया गया क्योंकि उसने बम अपनी रक्षा के लिए बनाए थे, जबकि पाकिस्तान को यह माना गया कि उसने बम हमला करने के लिए बनाए हैं। भारत की छवि आज दुनिया में अलग है। यही कारण था कि 1974 में कहा गया था कि बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। पर तब दुनिया के जहन में यह सवाल जरूर गूंजा था कि बुद्ध ही क्यों मुस्कुराए? भगवान तो और भी थे। लेकिन बुद्ध के मुस्कुराने के पीछे की कहानी कुछ यूं थी कि बुद्ध के काल में प्राचीन मगध साम्राज्य ने अपने पड़ोसी राज्य वैशाली पर विजय के लिए आक्रमण किया था। मगध ने आम साम्राज्य की तरह अपनी विशाल सेना तैयार की थी और आक्रमण के लिए अस्त्र शस्त्र तैयार किए थे, जबकि एक तरह के अराजक लोकतांत्रिक देश वैशाली के लोग इसी बहस में उलझे रहे कि लड़े या ना लड़े, लड़े तो कैसे लड़े और किससे लड़े। जाहिर है मगध ने सैन्य रूप से कमजोर वैशाली को तबाह कर दिया। यह खबर जब बुद्ध को दी गई तब बताया जाता है कि वो नाराज हुए। मतलब तब बुद्ध को संदेश ये था कि शांति की खातिर साम्राज्य को युद्ध के लिए हमेशा पूरी तरह तैयार रहना चाहिए, वरना उसका वैशाली वाला हश्र हो सकता है। 1962 के बाद से भारत मगध रूपी चीन के लिए वैशाली जैसा था। अब आप समझ गए होंगे कि बुद्ध अब क्यों मुस्कुराए, या वो यूक्रेन का जो हश्र हुआ उस पर नाराज क्यों होंगे? क्योंकि अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए ताकतवर होना जरूरी है, वरना कमजोर के तो भगवान भी नाराज हो जाते हैं।